नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं। तो चलिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे खालिस्तानी नेक्सस पर एनआईए ने दी की बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीक्षा चौधरी। एनआईए लगातार खालिस्तानी के समर्थकों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते आज एनआईए ने 6 राज्यों में एक साथ रेड मारी है। जिसके चलते 6 राज्यों में 51 जगहों पर रेड मारी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर समेत राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एनआईए ने सुबह सुबह रेड मारी है और 51 जगहों पर ये रेड मारी गई है। सुबह सुबह जब एनआईए रेड मारने पहुंची तो सब जगह पर एक साथ एनआईए द्वारा ये रेड मारी गई। आपको बता दें, इस लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कनाडा में भी कई जगहों पर देखा गया। वही इसके चलते लगातार एनआईए उन लोगों के खिलाफ छापेमारी करते हुए नजर आ रही है और लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। जिसके चलते आज एनआईए ने सुबह 11 जगहों पर ये रेड मारी है, जिसमें पंजाब के कई इलाके हैं, वही हरियाणा के 4 इलाकों में रेड मारी गई। वही यूपी के पीलीभीत, बदायूं समेत कई इलाकों में ये रेड मारी गई है। जिसके चलते ये जो रेड मारी गई है एनआईए द्वारा वो लॉरेंस, बिश्नोई की समेत और भी कई जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके गुर्गों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। उनकी पकड़ के लगातार एनआईए प्रशासन लगातार इसके साथ समर्थन में कई जगह पर रेड मार के छापेमारी कर रहा है, जिसके चलते कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले गोल्डी बरार के इलाकों में कम से कम 1000 जगहों पर एनआईए द्वारा रेड मारी गई थी, जिसके चलते कई लोगों से पूछताछ भी की गई थी और कई अहम दस्तावेज भी एनआईए की टीम को बरामद किए गए। ये रेड ऐसे समय में मारी जा रही है जब लगातार भारत और कनाडा के बीच तनाव लगा हुआ है, जिसके चलते लगातार प्रशासन की तरफ से ये रेड मारने के लिए कहा गया है लगातार, जिसके चलते एनआईए भी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ लगातार एनआईए समेत कई कंपनियां इस तरह से जुटी हुई हैं और खालिस्तानी समर्थकों को पूछताछ कर उनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। मणिपुर में हिंसा का दौर लगातार जारी है। खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। मणिपुर हिंसा के बाद जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, उसको 4 महीने बाद एक बार फिर से इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है। अंदर 5 दिन के अंदर फिर दोबारा ये पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि जिस तरीके से 2 छात्रों की हत्या का जो है सनसनी खोज वहां पर मिली थी, तो उसके बाद तुरंत उसको इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 2 छात्रों की बर्बर हत्या की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दोनों वैश्य मैत्री समुदाय की तस्वीर दिखाया गया था कि 20 साल के युवक का सिर काट दिया गया है, जबकि 17 साल की लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। इसके बाद अफवाहों में रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने इंटरनेट पर फिर 5 दिन की पाबंदी लगा दी है। इधर वारदात की सूचना मिलते ही सीबीआई की टीम जांच में जुट गई है। राज्य में मौजूद जांच अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है और दिल्ली से वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। मणिपुर की शिक्षा निर्देशालय की ओर से के पूर्व ट्विटर पर जारी पोस्ट के मुताबिक राज्य सरकार के सहायता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल 27/9/2023 से 29/9/2023 को बंद रहेंगे। मणिपुर सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध 11 अक्टूबर 2023 की शाम तक प्रभावी रहेगा। इसी दौरान फोन सेवा तो जारी रहेंगे, लेकिन लोग इंटरनेट सेवा का यूज नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार में मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र में VPN के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट डेटा सेवाएं को 1 अक्टूबर 2023 की शाम 7:45 तक तत्काल प्रभाव से 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर के एक युवक और एक युवती की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वहीं बता दें कि इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का भी आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ स्कूलों को भी बंद कराया जाएगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रही थी कि जिस तरीके से हत्या कराई गई है, उसमें बताया जा रहा है कि युवक के जो युवती है उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। युवक को जो है हत्या जो कराई गई है उसमें लगातार जो जांच अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और वहीं सीबीआई की जांच भी लगातार कराई जा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। कुंडा विधायक राजू भैया पर होगी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित।
राजू भैया की एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ सकती है, क्योंकि अब जो उनकी रिपोर्ट क्लोज हुई थी जिसमें डीएसपी जिया उल हक की जो सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसमें राजू भैया का नाम निकल के सामने आया था। जब 2013 में उनकी हत्या की गई थी तो इस पूरे साजिश के कर्ता राजू भैया को माना गया था और उसकी रिपोर्ट जो है वो सीबीआई ने बना के दे दी थी। इसमें क्लीन चिट राजू भैया को दे दी गई थी और कहा यह गया था उनका कोई भी हाथ नहीं है। इसके बाद ये रिपोर्ट क्लोज हो गई। फिर हाईकोर्ट में रिपोर्ट गई और हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि आप इस मसले को एक बार फिर से खोलें, लेकिन हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी और हाईकोर्ट ने कहा कि इस मसले को, इस वारदात को फिर से खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब बता दें कि डीएसपी की पत्नी ने ये इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया है सीबीआई को कि आप 3 महीने के अंदर इस जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको फिर से खोलिए, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कीजिए। उसके बाद बताइए कि इसमें गलती किसकी है और सुनिश्चित ये भी किया जा रहा है कि इसमें कोई भी ऐसे पहलू को नजरअंदाज ना करे जो कि काफी अहम हो सकते हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में राजू भैया का भूमिका जो है इसमें उन्होंने अदा की है, खास तौर पे ये निकल के सामने आया। अब देखना होगा कि सीबीआई 3 महीने के अंदर ये जांच की रिपोर्ट सौंपती है या एक बार फिर से राजू भैया को क्लीन चिट मिल जाती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। प्रयागराज में प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में एक पोस्टर कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, जिसे अब वायरल कर दिया गया है। इस पोस्टर में प्रियंका गांधी के बारे में लिखा है कि उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी। इससे इस तरह की तमाम चर्चाएं अब जोर पकड़ने लगी है कि फूलपुर जो लोकसभा सीट है, आगामी 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी हो सकता है फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। इस तरह की कयासों के बीच में अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा आम हो चुकी है। हालांकि इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से फूलपुर इलाके में इस तरह का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की भी फ़ोटो लगाई गई है, साथ ही साथ जो पोस्टर जारी करने वाले हैं उनकी भी फ़ोटो उसमें लगाई गई है और जो चीज़ें उसमें इंडिकेट की गई है, जिसकी ओर एक तरह से कह सकते हैं निशाना साधा गया, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि आगामी 2024 में प्रियंका गांधी फूलपुर चुनाव लोकसभा का लड़े। लेकिन फ़िलहाल जो पोस्टर लगाया गया है उसमें न सिर्फ ये लिखा गया है उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी, साथ ही साथ फूलपुर का एक माइलस्टोन लगाया गया जिसमें 0 किलोमीटर शो कर रहा है, यानी ये फूलपुर को केंद्रित करता हुआ ये पोस्टर जारी किया गया है। अब आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से राजनीतिक चर्चा और बहस छिड़ती है, क्या वाकई प्रियंका गांधी फूलपुर, जो कि उनका एक तरह से कह सकते हैं कि पैतृक इलाका है, प्रयागराज और इलाहाबाद से उनका लगाव रहा है, उनके परिवार का लगाव रहा है, इस सीट से जवाहरलाल भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं उस सीट पर क्या उस विरासत को प्रियंका गांधी आगे बढ़ाती हैं, इसका जरूर इंतजार रहेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करिश्माई नेतृत्व का काम ही कहा जा सकता है कि ब्रिटेन दौरे के दौरान पहले दिन ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। जो पोमा कंपनी है, जो ऊषा ब्रोकर कंपनी है, उन दोनों के साथ एमओयू साइन हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य के लिए ये एमओयू मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में एमओयू साइन हुए वो उत्तराखंड राज्य की रीढ़ कही जा सकते हैं, यानी पर्यटन के क्षेत्र में एमओयू साइन हुए और आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होंगे। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा ब्रिटेन दौरा ही उत्तराखंड राज्य के लिए निवेश के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन आजाद, अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सीएम योगी के दौरे का गोरखपुर में दूसरा दिन, क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं संवाददाता आदित्य नारायण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का आज दूसरा दिन दौरे का है। आज सुबह वह पर्यटन दिवस के अवसर पर कई गाड़ियों को रवाना किए, जिससे कई छात्र छात्राएं निःशुल्क आसपास के पर्यटन एरिया का भ्रमण कर सकेंगे। मैं बताना चाहूँगा 2 और 3 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व पीठाधीश्वर अवैधनाथ और दिग्विजयनाथ का पुण्यतिथि है। इसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हो रहा है, जिसमें वह सम्मिलित हुए और उस कार्यक्रम में दूर दूर से आए संत और महात्माओं से भेंट मुलाकात की। बीच में उन्होंने कई अधिकारियों से समीक्षा बैठक की और 3 बजे आज गोरखपुर के तारामंडल में के स्थित प्रेक्षागृह में
पर्यटन को लेकर काफ़ी योजनाएं का शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ इन शिलान्यास में पर्यटन को लेके कई ऐसे चीज़ें का शिलान्यास किया जिससे पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। श्रीवास्तव, इंडिया वाइज। आगरा का बवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। दयालबाग में सत्संग स्थल को खाली कराने का जो विवाद है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मामले में बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और जिसमें अब इस पूरे मामले की 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फिलहाल इस बीच में वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है क्योंकि पिछले दिनों प्रशासन उस सत्संग स्थल को खाली कराने के लिए बाकायदा फोर्स के साथ पहुंचा था, जिस दौरान सत्संग करने वाले और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, कुछ लोग इसमें घायल भी हुए थे। उसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में बाकायदा आज इस मामले में सुनवाई हुई। फिलहाल अब इस मामले में 5 तारीख जो 5 अक्टूबर है डेट लगाई गई है जिस पर इस मामले में सुनवाई होगी, जहां सरकार की तरफ से इस ज़मीन पर आम रास्ता होने की बात कही गई थी, वहीं सत्संग वालों ने इस ज़मीन पर अपना दावा किया है। कोर्ट में बाकायदा उनकी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अब 5 तारीख को समय मांगा गया है। 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल तब तक वहां पर जो यथास्थिति है वो बनाए रखने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए सत्संग करने वालों को थोड़ी राहत ज़रूर दी है, लेकिन अब इस मामले में 5 अक्टूबर को विस्तृत तौर पर सुनवाई होगी। उसके बाद आगे तय हो पाएगा कि उस ज़मीन पर क्या कोर्ट का आदेश होता है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। लखनऊ में इंडिया वॉइस ने किया राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय का रियलिटी चेक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। अस्पतालों में ओपीडी खुलने का समय 2 बजे से 8 बजे तक का है। वहीं अगर हम बात करते हैं राम सागर मिश्रा अस्पताल में मौजूद हैं। आज इंडिया वाइज जो है रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा है। आखिरकार यहाँ के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं समय पर या फिर सिर्फ जो है कागजों पर ही सारे अधिकारी तैनात रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कमरा है, यहाँ की जो फेमस है डॉक्टर जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नहीं पहुँची है। कहा जा सकता है कि लोगों की साफ अनदेखी जो है सामने आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जब CMS अस्पताल में नहीं मौजूद होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के स्टाफ की बात करें तो स्टाफ तो समय पर पहुँच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैडम है उनकी तरफ से कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आती, क्योंकि वो ऊंची पहुंच और ऊंची रसूख के चलते उन पर कोई जो कार्रवाई है वो भी नहीं देखी जाती है। आपको मैं एक समय भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं इस CMS के दफ्तर के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि 9:42 हो चुका है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से नदारत हैं। कुर्सियाँ जो है खाली हैं। साफ कहा जा सकता है कल यहाँ पर अपर निदेशक का मुआयना भी किया गया था। मुआयने में साफ कहा गया था। वहीं अगर हम बात कर रहे थे अधिकारियों की, अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर कल आए थे और अधिकारियों ने अस्पताल का मुआयना व निरीक्षण किया था। आप देख सकते हैं लगातार जो बाकी कर्मचारी हैं जो मौजूद हैं, लगातार कहीं ना कहीं काम चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं CMS की, तो CMS का दफ्तर जो है पूरी तरीके से खाली है। ये अस्पताल की ही घड़ी है, ये कोई मैंने नहीं लगाई है, ना इंडिया वाइज ने इस घड़ी को लगाया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी में साफ तौर पे कि 9:25 हो रहा है, लेकिन अभी भी CMS अस्पताल में नहीं पहुंची है। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से कि एक अपर निदेशक की तरफ से एक मुआयना किया गया, मुआयने में अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से आज जो है CMS नहीं आ रही है। साफ कहा जा सकता है जब ऐसे अधिकारी अस्पताल में मौजूद होंगे तो आप उम्मीद लगा सकते हैं किस तरीके से काम हो रहे होंगे, और साफ कहा जा सकता है कि काफ़ी खामियां भी देखी जा सकती है। वही जब हम बात कर लेते हैं प्रदेश के जो डिप्टी CM हैं उनकी तरफ से लाख जो है कोशिशें की जाती है कि प्रदेश के जो लोग हैं उनको समुचित इलाज मिल सके, व्यवस्थाएँ मिल सके, लेकिन जब ऐसे लापरवाह अधिकारी जो है कुर्सियों पर मौजूद होंगे, क्योंकि जब वो समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसी अनदेखी जो है जरूर देखी जाएगी। अभी हम जो मैडम आएंगी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतनी देर में वो क्यों आती है, क्योंकि कई बार जो है देखा गया है जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं सरपरस्ती होती है, उनकी जो
साफ पाया जा सकता है जो मंशा होती है कि कहीं ना कहीं लोग जो है ऊँचे दफ्तरों में मौजूद होते हैं, इस वजह से ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ऐसे जो ये सभी अपनी मनमानी करते हैं। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि अपन बेशक कल निरीक्षण करते हैं, उसके बाद आज ही अगर हम कोरबा में एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सुहेल किदवई। 21वीं सदी में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जागरूकता की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले आते हैं कि ऐसा लगता है कि आज भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कोरबा के एक गांव में, जहां पे नान साय नामक एक हरिजन व्यक्ति का गांव वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया, यानी कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ना तो वो पानी भर सकता है, ना तो कहीं से लेन देन कर सकता है, ना तो वो सामान खरीद सकता है, ना किसी समारोह में जा सकता है। उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में हुक्का पानी बंद, माने सामूहिक बहिष्कार। और अब ये भी बता दूं आपको कि उसका कसूर क्या है, तो आपको ये बता दूं कि उसका कोई कसूर है ही नहीं, उसी की सजा उसको मिल रही है। इस व्यक्ति ने, पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक के पास जाकर न्याय की गुहार की है। ऐसे में मुझे एक शेर याद आता है, बहुत दिनों से सुन रहा था सजा वो देते हैं हर खता की, मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल किदवई। हरिद्वार में बांग्लादेश के संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास चौहान। विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलियर में इन दिनों उर्स मेले की तैयारी चल रही है, जिसके चलते पुलिस ने वहां पर गहन जांच चलाई हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा एक बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जो पकड़ा गया आरोपी है शेख अब्दुल्ला, उसके पास पासपोर्ट न होने के चलते उसको गिरफ्तार किया गया है और विभिन्न धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज कर उसको यहां पर पकड़ा गया है, जिससे गहन पूछताछ भी पुलिस के द्वारा की जा रही है कि हालांकि उसके पीछे भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था और कौन उसके पीछे और जो कड़ी हैं वो हो सकती हैं। तो लगातार जो पुलिस है उसकी जांच यहां पर लगातार चलती जा रही है और जिस तरह से ये अवैध रूप से भारत में आने का बांग्लादेशी का जो मामला सामने आया है, उसके बाद पुलिस ने और गहन जांच यहां पर पिरान कलियर के मेले में लगा दी है। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। आगरा में लुटेरों के हौसले बुलंद है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंदर किस तरह से बेकाबू हो रहे हैं बदमाश। वायरल वीडियो का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि बदमाशों ने एक दुकानदार को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने दुकानदार की आंखों में मिर्चें झोंक कर किस तरह से उसकी चैन को लूट कर भाग गए। दरअसल एक दुकानदार अपनी दुकान को सेट कर रहा था, उस दौरान दो बदमाश आते हैं दुकान पर और एक बदमाश उसकी आंख में मिर्चें झोंकता है और एक बदमाश उसकी सोने की चैन तोड़कर भाग जाता है। यह साफ इशारा करता है कि थाना जगदीशपुरा पुलिस की नाकामयाबी की तरफ। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बदमाशों की खुलेआम दिख रही है गुंडागर्दी। आगरा के अंदर इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आगरा पुलिस कमिश्नर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आगरा से कैमरामैन रामू प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बदायूं से एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के तहसील दातागंज क्षेत्र से एक बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जो कच्ची अवैध शराब है उसको बनाता हुआ नजर आ रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वहीं लगातार उंगलियां उठ रही हैं कि जो यहाँ आबकारी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वहीं बात की जाए कि दातागंज क्षेत्र की, तो दातागंज क्षेत्र में ऐसी सैकड़ों गांव हैं जिनमें ये जो अवैध शराब है उसका
गोरख धंधा चल रहा है और जो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग है वो उसको पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए तो जो नशे के आदि जो नव युवा हैं वो भी लगातार इसकी ओर ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोज़ शाम को देहात क्षेत्रों में जाम छलकाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो वीडियो वायरल हुआ है, वायरल वीडियो के बाद जो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग है वो किस तरीके का इन अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसने में कामयाब हो पाता है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस बदायूं। कर्णप्रयाग में अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों में बढ़ा आक्रोश। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शाह। कर्णप्रयाग में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में लोगों ने एसडीएम के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिन पहले डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कर्णप्रयाग गांधीनगर की एक 24 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जिन भी डॉक्टरों ने लापरवाही की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं कर्णप्रयाग अस्पताल को लेकर लोगों का कहना है कि डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग अलग मोड पर नहीं है। लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं डॉक्टर बाहर से महंगी दवाइयाँ मंगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कर्णप्रयाग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिवनी में स्वास्थ्य अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन उसका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द अस्पताल का संचालन शुरू हो पाए। कर्णप्रयाग से इंडिया वॉइस के लिए। गोपालगंज में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आया युवक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। गोपालगंज जिले में आज फिर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया बीए पार्ट 1 का 18 वर्षीय छात्र। जी हां, गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बथना कुटी के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बीए पार्ट 1 का छात्र 18 वर्षीय अंकित कुमार की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिरती टोला गांव निवासी रामनाथ शाह प्रसाद का 18 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार अपने मामा के दुकान जो कि बथना कुटी में स्थित है वहां पे गया हुआ था। वापस अपने घर आने के लिए सड़क किनारे खड़ा होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन के चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। घटना में गंभीर रूप से जख्मी अंकित कुमार के स्थानीय लोग और परिजन उसको लेके उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से परिवारजनों में कोहराम मच गया है। इंडिया वॉइस के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। मैनपुरी में साइबर सेल ने कार्रवाई कर अपराधियों को किया गिरफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 जहां अपराधी ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भोले भाले लोगों से ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर लगातार ठगी कर रहे थे, जिसमें सर्विलांस टीम ने छानबीन करते हुए 3 बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें बाइकों में भी कीमत अनाजी गई है, तो वहीं कई मोबाइल बरामद हुए हैं। 92,000 रुपए से अधिक की धनराशि बरामद हुई है और काफी लंबे समय से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी की रहने वाली एक युवती ने ऑनलाइन सर्विलांस टीम से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सर्विलांस टीम पूरी मामले की छानबीन की और तब कहीं जाकर सर्विलांस टीम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और उसके बाद 4 आरोपियों को धर दबोचा है। चारों ही आरोपी मथुरा जनपद के रहने वाले हैं और लगातार बॉर्डर पर ही रहकर भरतपुर के इलाके में भी ऑनलाइन ठगी का लोगों को शिकार बनाने का काम कर रहे थे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।